हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका संकल्प विद्यापीठ में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स का एक सीरीज़ लेके आए थे और इस सीरीज़ में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को पहले डिस्कस कर रहे थे और क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्लास था उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया मैंने, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था। तो वही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ में आप ऐसे बच्चों को अपना ये वीडियोस को शेयर करिए जो लोग ट्यूशन नहीं कर पा रहे या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी देख सकते हैं कि बेसिक यहाँ से मजबूत हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस बाद में हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद नीट के भी कुछ क्वेश्चंस इसके साथ प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली डिपेंड है कुलाम्स लॉ पे, जो फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से ही आपका फॉर्मूला, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आपके कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो या आसाम हायर सेकेंडरी के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए कुलाम्स लॉ है क्या उसको देखते हैं। तो टॉपिक हम लोग कुछ कुछ कवर करेंगे इसमें, वेक्टर फॉर्म ये तो पूरा है। आज हम कुलाम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कुलाम्स लॉ में क्या है। कुलाम्स लॉ के बारे में, कुलाम्स लॉ एक्चुअली में आपको समझना है कि किस चीज के बारे में बताता है। तो कुलाम्स लॉ जो है, कुलाम्स लॉ किस चीज के बारे में आपको बताता है, तो ये बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस कि दो चार्ज जब साथ में होंगे या पास में होंगे तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज यही समझनी है कि जब दो चार्ज पास में होंगे तो होगा क्या, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन की वजह से उनके पास एक फोर्स डेवलप होगी उन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, अब ये जो फोर्स है कैसी फोर्स है, तो क्लास 11 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लास 11 में हमने नेचुरल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा था। जो हमारे नेचर में 4 टाइप की नेचुरल फोर्सेस है, कौन कौन सी हैं अगर याद कराऊं तो फर्स्ट जो सबको याद रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद सेकंड फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वहां पे हमने थोड़ा सा क्लास 11 में भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहां से आती है, तो ये डेवलप होती है दो चार्जेस के बीच में। तो जब दो चार्जेस का इंटरेक्शन होता है तो ये फोर्स डेवलप होती है। किसने बताया था, कुलाम ने बताया था। क्या बोला था, सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो मान लो कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक है, अच्छा ये चार्ज कैसे होंगे, ये चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या पता चलेगा कि फोर्स का नेचर कैसा होगा। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। दोनों चार्ज नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि सिमिलर चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप चार्ज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं बिना कुछ करे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मान लिया देखो दो चार्जेस हैं, जस्ट अभी हमने मान लिया दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है r है। अच्छा ये डिस्टेंस के बारे में भी बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। ठीक है, तो जो कुलाम्स ने सबसे पहले बोला कि इन दोनों चार्जेस पे, दोनों चार्ज अगर पास में होंगे तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। वो फोर्स होगा क्या, किस पे डिपेंड करेगा, तो उन्होंने फर्स्ट बात बोली कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात क्या बोली कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए कभी कभी 1 मार्क्स का आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो कुलाम्स लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें अगर हम देखें और इन दोनों को अगर चीजों को कंबाइन करें तो एक साथ हमको मिलेगा, अगर कंबाइन कर दिया जाए तो F इक्वल टू के, सॉरी Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो अगर इस फोर्स का प्रोपोर्शनल हटा दूं मैं, तो फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, साथ में कांस्टेंट आता है और इसकी जगह इक्वल टू लगेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या लिखा है उन्होंने, के, और क्या फॉर्मूला मिल गया,
F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना है ये जो कांस्टेंट होता है इसके बारे में भी ध्यान से सुन लो। फिजिक्स में दो टाइप्स के कांस्टेंट मिलेंगे आपको, एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो किसी चीज पे डिपेंड्स करते हैं और डिपेंड करने की वजह से सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू बहुत सारी चीजें, फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट होता है क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, वो फिक्स रहता है। बट कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो आपके डिपेंड करते हैं दूसरी बहुत सारी चीजों पे, इसलिए वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो f की वैल्यू क्या आ गई, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब भाई इसको रट लेना है, सिंपल तरीका। क्यों, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अब ये k के बारे में बात करना है हमको, k है क्या, तो ये जो k है होता तो ये क्या है भाई, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली अगर इसको देखा गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, कितना निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को समझना है, एप्सिलॉन नॉट कब, ये एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे, तो देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ठीक है, अब अगर मीडियम कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं रखा, मान लो एयर रखा है या स्पेस है, कुछ खाली जगह है, तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, या लिख दूं मैं यहाँ पे, इफ मीडियम एयर और वैक्यूम, अगर एयर है और क्या है, वैक्यूम, तो हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। क्लियर है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या क्या लिखा है, फिर से समझो। जब भी दो चार्ज पास में होंगे, इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन का हो सकता है और रिपल्सन का हो सकता है। फोर्स निकलता है, फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब मीडियम अगर एयर और वैक्यूम होगा तो क्या यूज करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट पेज पे, इसको समझते हैं आगे थोड़ा सा और, ताकि आपका ये चीज क्लियर रहे पूरा। ठीक है, फिर से देखो, फोर्स का वैल्यू कितना आया, फोर्स F इक्वल टू कितना आया, F इक्वल टू आया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू बता दी क्या होती है, अगर मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम है, तो के की वैल्यू क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1/4 पाई सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक आंसर मिलेगा, और वो क्या है, 9 इंटू 10⁻9। अब जब भी न्यूमेरिकल करा जाएगा तो के की जगह हम क्या यूज करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 यूज करेंगे। बट ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन नॉट कब यूज करेंगे, जब मीडियम क्या होगा, एयर और वैक्यूम होगा। अदरवाइज अगर मीडियम क्वेश्चन में चेंज करा गया तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है सबको, तो यहां तक समझ में आया होगा। चलो दूसरी चीज, कभी कभी हमको यहां से परमिटिविटी का आपको क्या पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, या डायमेंशनल फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो वो भी निकालना सीखो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये 1 मार्क्स का आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या पता होना है,
1 बाय क्या है, देखो फोर्स का वैल्यू कितना है, अगर लिखूं F इक्वल टू क्या था, के की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/4πε0, साथ में क्या होगा इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट लेके जाओ, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है आपको, क्या आ जाएगा 1/4πf और साथ में क्या आ गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट निकालोगे वहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कभी। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो 1/4π तो कांस्टेंट है, एफ फोर्स है, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, चार्ज है तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया यूनिट आ गया। ठीक है, यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो, डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ध्यान रखना डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या होगा, देखो नीचे क्या है न्यूटन है, न्यूटन का हम डायरेक्ट फोर्स का याद रखना है। ठीक है, फोर्स बहुत बार यूज होता है, तो क्या होता है mLT-2, याद रखो हमेशा। गुलाम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जहां भी गुलाम यूज करना होता है चार्ज का, उसके जगह हम गुलाम की जगह क्या है, कहाँ से आता है देखो, ये मैं बता भी देता हूँ, आई करंट से निकालना है। आई इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे I इंटू टी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में हमेशा क्या यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करेंगे, तो चार्ज की जगह हमेशा I इंटू टी लिखो, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट I और साथ में क्या आ जाएगा टाइम के लिए T, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे क्या है देखो मीटर स्क्वायर लेंथ है, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर। सब कुछ हो गया, एक साथ सॉल्व कर दो, ऊपर लेके जाओ सबको, m ऊपर जाएगा तो m-1, m ऊपर जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा m-1, L यहाँ पे L2 यहाँ पे टोटल कितना हो गया L3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा L-3, T-2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा T+2, साथ में क्या है I स्क्वायर आ जाएगा और T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो गया लास्ट फाइनल m-1, क्या आ गया देखो m-1 L-3, T दो बार है T4 और साथ में क्या आ गया I2। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारा क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, तो जो भी फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे, तुम्हारा काम है कि अगर वहां पे सर लोग करा रहे हैं तो भी करो, नहीं करा रहे हैं तो खुद से एक बार फॉर्मूला लिख के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते रहो। फ्यूचर में जब भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप नीट का, जेई का या कोई भी एंट्रेंस लेवल का, तो आपको यहाँ से यूनिट्स और मेजरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो चैप्टर है ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से पढ़ सकते हो या पूरा याद कर सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। जितना आप पढ़ोगे, जितनी क्वांटिटीज का आप साथ में निकालते चलोगे, तभी आपको फायदा देगा। ठीक है, तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, ये हो गए कूलम्ब्स लॉ के बारे में। यहाँ पे देखो एक चीज और है, एक चीज क्या है कि अगर मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसको मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम एयर और वैक्यूम के हिसाब से चल रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ की। तो लिमिटेशन भी है यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में। देखो कुछ लिमिटेशन है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, सिंपल आप ये नोट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, सबसे सिंपल बात वो बोलता है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, सिंपल समझ लो। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, ये यहां से ये टॉपिक से आपका जेई में आपको कंफ्यूज कर सकता है, जेई के अगर क्वेश्चंस करोगे तो कंफ्यूज कर सकता है पॉइंट चार्ज से मतलब क्या है। नीट वगैरह या हमारे सीबीएसई में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरली क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज ही होते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है उसका रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए, और चार्ज का रेडियस क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर के साथ नहीं आप कंपेयर कर सकते रेडियस को। क्लियर है, सिंपल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हो और आपका रेडियस एमएम में हो, तो वो उसके सामने मीटर के सामने एमएम है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। सिंपल यही है इसका। तो देखो चार्जेस टू बी कंसिडर एट पॉइंट चार्ज। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, चार्ज का रेडियस कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 मीटर। तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आराम से रेडियस बड़ा है, ऐसे में पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा।
यहाँ पे देखो सेकंड में, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 400 मीटर और रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे देखो 0.02 मीटर, तो कितना छोटा है इसके कंपेरिजन में। तो ऐसा में एप्लीकेबल हो सकता है कौन, कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ कहाँ यूज, किसके लिए यूज होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूं जेई में क्वेश्चन कैसा आता है। कभी कभी अगर आपको करना हो, जैसे नीट में तो नहीं पूछेगा और बोर्ड में नहीं पूछता, अगर बाई चांस आपको ऐसे दे दे, कोई स्पेयर दे दे और उसका कुछ रेडियस दे दे, अगर क्वेश्चन में रेडियस दे दिया, भले ही वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एक मान लो चार्ज हो गया Q1, इनके बीच का डिस्टेंस, दो स्पेयर के बीच का डिस्टेंस दे दे मान लो 10 मीटर, और इस दूसरे वाले का भी रेडियस दे दे, या तो सेम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे R2 दे दे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस हम यूज करते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए हमेशा यहां से यहां तक हम यूज कर लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपको दिया है, स्पेयर का रेडियस दिया है, तो डिस्टेंस आपको पॉइंट सेंटर टू सेंटर यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक आपको डिस्टेंस लेना है। तो जनरली एंट्रेंस में ऐसा हो सकता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर और इसका 8 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करके तब आपको रेडियस यूज करना पड़ेगा, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक। क्लियर है सबको। चलिए, अच्छा ये देखिए क्या है अब चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं, ये समझ लो। चार्ज शुड बी स्टेशनरी। चार्ज अगर स्टेशनरी हो तो क्या होगा, सिंपल है, देखो चार्ज अगर रेस्ट पे होगा, चार्ज अगर कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, तो क्या होता है, तो चार्ज अगर रेस्ट पे होता है भाई, तो देखो जैसे चार्ज अगर रेस्ट में, आगे चल के हम पढ़ेंगे, चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड रहता है, आगे चल के टॉपिक आएगा हमारा, और नेगेटिव चार्ज होता है तो कैसा होता है, इनवर्ड होता है। तो अगर रेस्ट पे है तो उस चार्ज की वजह से क्या पैदा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेस्ट पे भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी ये नहीं पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में जाओगे, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो पोटेंशियल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, चलो चार्ज के पास अगर वेलोसिटी आ गया, सिंपल सी बात है, चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया, किस में आ गया, मोशन में, ये सब काम आएगा आपका चैप्टर 4 में। चार्ज के साथ अगर मोशन में आ गया, तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन में कि जब चार्ज मोशन में आ जाता है मतलब चार्ज फ्लो होने लग गया, और चार्ज फ्लो होने लग गया तो क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। अब चार्ज फ्लो में है चाहे रेस्ट में है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिक्स है, चाहे रेस्ट पे हो चाहे किस में हो, मोशन में। तो देखो इसलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्योंकि चार्ज मोशन में है तो क्या पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ, और उस करंट से क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी याद रखना, चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, चार्ज के पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया, चार्ज के पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन, ये भी काम आएगा, तो वो क्या बन जाता है, वेव बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। क्लियर है, नोट कर लो सब लोग। देखो अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो ये सिंपल है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पहले भी बताया मैंने, लाइक चार्ज क्या है, अगर सिमिलर चार्ज है तो फोर्स उनका कैसा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब जो आज पढ़ा हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो पढ़ो, देखो सिंपल क्वेश्चंस लेके आए, सीबीएसई से रिलेटेड है फिलहाल। ये क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस ऑफ, ये चार्ज दे रखा है, चलो देखो, ठीक है, देखो दो चार्ज है, एक चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, Q1 कितना दे रखा है, +3 इंटू 10 टू द पावर, +3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और दूसरे चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q2, वो कितना दे रखा है आपको, -5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम। अब देखो चार्ज से देखने से ही पता चल गया, अब चाहो तो ऐसे बना लो, एक स्पेयर ये हो गया, एक स्पेयर ये हो गया, यहाँ पर रेडियस वगैरह कुछ दिया नहीं है, देखो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड स्टेट वेयर 2 मीटर डिस्टेंस है।
अब ये नहीं बताया कहाँ से डिस्टेंस है, तो एक्चुअली में सेंटर टू सेंटर ले लो या जहाँ से भी ले लो, ये बताया नहीं है कि क्या है। तो जब नहीं बताया तो हम क्या मानते हैं, पॉइंट चार्जेस ही मानते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या निकालना है हमको, फोर्स निकालना है, सिंपल। तो एक चार्ज हो गया हमारा Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड स्टेट वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सिंपल। तो यहाँ पे देखो क्या है, वो तो चार्ज की वैल्यू देख के आप समझ जाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो रिपल्सन, दोनों नेगेटिव होता तो रिपल्सन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये तो आंसर मिल ही गया। दूसरा, यहाँ पे मीडियम के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, जनरली ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा और इसको अच्छा करेंगे तो मीडियम की कहानी आएगी इसमें। तो फिलहाल के लिए जस्ट आपको कूलम्ब्स लॉ समझाना था, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सके, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला, जब क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो आपको क्या मानना है, मीडियम को एयर और वैक्यूम ही मान के चलना है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है तो एफ इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा दो। के की वैल्यू जब मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट सीधा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -9। ये कितना है, अच्छा देखो अब बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस प्लस लेने लग जाएंगे। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे सिंबल यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखना। 5 अगर वेक्टर में दिखाना होता, बाद में वेक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड लो। डिस्टेंस कितना है r, कितना दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर ऐसा यूनिट है तो 2 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो एफ इक्वल टू देखो 5 3 जा 15, 15 को 9 से करेंगे या 9 3 जा 27, 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, 3 और 5 2 जा 10, 10 और 3 13, हाँ 135। पावर को देखो ऐड कर लो, 10 की पावर 9, ये कितना है देखो 10 टू द पावर 9, ये 9 9 -9 कितना हो गया -18, डिवाइडेड में नीचे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो चाहो तो, 4 से करोगे 4 3 जा 12, 1 बचेगा 15, 4 3 जा 12, 3 बचेगा 4 7 जा अप्रॉक्स 13.7। ठीक है, 33.7। यहाँ पे देखो 9 में से 18 जाएगा तो कितना लिख देंगे 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ठीक है, तो जस्ट अप्लाई करना सीख रहे हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, याद करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ रखा है आंसर, -8 इसलिए हुआ क्योंकि इसने 33.7 लिखा था हमने, इसने एक पॉइंट आगे कर दिया इसलिए माइनस। ठीक है, फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। क्लियर है, चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है उससे क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो बताना है आपको, और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सिंपल है, देखो ये भी क्या है देखो, अच्छा इसको दे रखा है, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखो मैं समझा देता हूं यहाँ पे, देखो फोर्स जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, क्योंकि किसके बीच में बात हो रही है, देखो किसके बीच में बात हो रही है, हमारी बात हो रही है पहले कूलम्ब्स लॉ की। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज, एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है प्रोटॉन है। सिंपल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो गया मेरा, एक क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस ऐसे ही होते हैं, इक्वल चार्ज होते हैं, बट क्या होता है सिंबल अलग होता है। डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखा है, तो फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, के Q1 का चार्ज भी क्या होता है E, Q2 का भी चार्ज प्रोटॉन का भी किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के, इसलिए के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 प्रोटॉन का मास, m2 इलेक्ट्रॉन का मास, आर स्क्वायर, दोनों को लिखा। कंपेयर रेशियो निकालना है इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करा तो देखो क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा के ई स्क्वायर जी एम ये। अब देखो यहाँ पे के मीडियम के बारे में बोला नहीं था, हम वही लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 स्क्वायर। नीचे देखो जी की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 याद होना चाहिए, देके भी रखता है।
इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर कितना मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब ये रेशियो क्या शो कर रहा है आपको, देखो यहाँ पे दिस रेशियो शो दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 और साथ में क्या आ जाएगा Fg, मतलब, और इसका रीजन भी है। रीजन क्या है, सिंपल है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पे। अब प्रोटॉन का मास कितना छोटा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा है, तो जो मास पर डिपेंड करता है, मास ही इतना छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उनका फोर्स क्या होगा, कम होगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक किस पर डिपेंड करता है, चार्जेस पे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज जितना है उतना ही बहुत काफी है एज कंपेयर टू मास में। ठीक है, तो क्लियर है। तो आज के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं कूलम्ब्स लॉ में इसमें एक जो चीज छूटी है हमारी, कि अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कभी कभी जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई के, तो वहां पे ऐसी चीजें मिलेंगी कि जब हमारा मीडियम चेंज हो तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए साथ में, एज ए ट्यूशन, जैसे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं ऐसा बनाते चलिए साथ में। और ऐसे बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ट्यूशन नहीं आ सकते, दूर हैं, या जो भी पैसे की वजह से भी नहीं आ रहे, उनके पास शेयर करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।